हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ अपने साथ डाइलुओली को लेकर मिंगडो माउंटेन में जा चुका था ताकि वो सन मून एम्पायर की कुछ इन्फॉर्मेशन ला सके। मगर वहां जाने पर तो यूहाओ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि मिंगडो माउंटेन में मौजूद सन मून एम्पायर के मोर्चे पूरी तरीके से खाली थे। हालांकि वहां तो इस वक्त भर भर के सोल्जर होने चाहिए, मगर वहां सोल्जर्स के बजाय सोल गार्डियंस मौजूद थे। यानी कि इस वक्त सन मून एम्पायर इम्पेटी सिटी टैक्टिक खेल रहा है, यानी कि उनका असली टारगेट कोई और था। यूहाओ इस इन्फॉर्मेशन को व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तक पहुंचाने के लिए डाइलुओली को वहां से भिजवा देता है, जबकि वो खुद सोचने लगा। और कुछ देर तक लगातार सोचने के बाद यूहाओ को समझ आ गया था कि इसका मतलब कि सन मून एम्पायर का असली टारगेट टियानहुन एम्पायर है। वो अपनी पूरी आर्मी टियानहुन एम्पायर की तरफ भेज रहे हैं क्योंकि वो अपनी आर्मी को आधा नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस को भी जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो वो लोग फौरन से मिंगडो माउंटेन रेंज पर हमला कर देते हैं ताकि वो आज रात ही किसी भी हाल में मिंगडो माउंटेन को वापस से हासिल कर सके। इसके लिए चिवचू ने अपनी लाइट टीम, जिसमें सोल सेंट लेवल के वॉरियर्स थे, उन्हें आगे की तरफ भेज दिया था और वो लोग तेजी से मिंगडो माउंटेन रेंज में आगे की तरफ बढ़ते हुए सिपाहियों को मारते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सब कुछ ज्यादा ही शांति से चल रहा था, जो कि अजीब चीज है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उन्हीं सोल सेंट लेवल के वॉरियर से होती है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे क्योंकि प्रिंसेस जियोजियो ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि आज रात में हमें किसी भी हाल में मिंगडो माउंटेन को वापस से हासिल करना होगा। और चूंकि ये सारे के सारे सोल मास्टर सोल सेंट लेवल के वॉरियर्स थे तो इनकी मार्शल सोल स्किल भी कमाल की थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए ये लोग यहाँ पर सन मून एम्पायर की आर्मी और उनके सोल गार्डियंस को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। ये काम इतना आसान होगा वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, मगर उनके सोल टेक्निक्स की मचाई हुई तबाही की वजह से देखकर ऐसा लग रहा था कि सन मून एम्पायर के सोल गार्डियंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जल्दी उनकी बाकी की आर्मी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिंगडो माउंटेन एक बार फिर से हमारा होगा। इसी बात की खुशी में ये लोग धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इवन कि इनका कमांडर भी उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो लोग अब इस वक्त कमजोर है। यही मौका है मिंगडो माउंटेन का चार्ज दोबारा हासिल करने के लिए, इसलिए हार मत मानना और आगे की तरफ बढ़ते रहो। पीछे की तरफ दूर से प्रिंसेस जियोजियो भी ये सब होता हुआ देख रही थी और वो अपने मन में खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब कि सन मून एम्पायर की मार्शल और उनके कमांडर्स यकीनन टियानहुन एम्पायर की तरफ गए होंगे, जिसकी वजह से मिंगडो माउंटेन पर कोई भी बड़ा ऑफिसर मौजूद नहीं और यहाँ पर मौजूद सोल्जर इतनी आसानी के साथ हार रहे हैं। मगर उन्हें जब इस चीज की खबर मिलेगी तो वो टियानहुन एम्पायर को छोड़कर अपनी आधी आर्मी को जल्दी से जल्दी वापस भेजने की कोशिश जरूर करेंगे। यह प्रिंसेस जियोजियो जब ये सब सोच रही थी, दूसरी तरफ हम ऊपर यूहाओ को देखते हैं जो कि मिंगडो माउंटेन रेंज में आ चुका था और हवा में उड़ते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ठीक नहीं, कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर यूहाओ ये सोचती फौरन से अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर लेता है, जो करती है अचानक से यूहाओ को अपने आसपास एक अजीब सा खोरा दिखाई दिया जिसने पूरे के पूरे मिंगडो माउंटेन को घेर कर रखा हुआ था। ये खोरा आखिर किस चीज का है, यूहाओ यहाँ पर इससे पहले कि इसके बारे में कुछ भी समझ पाता। तब तक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलू एम्पायर के सोल सेंट लेवल वॉरियर्स भी यहाँ मिंगडो माउंटेन की पीक पर पहुंच चुके थे, जहाँ उनका एक कैप्टन ऑर्डर देते हुए कहता है कि हमारा टारगेट हमारे सामने है, दोस्तों आगे की तरफ बढ़ो। ये आखिरी हिस्सा है, एक बार हम इस पर कब्जा कर ले, उसके बाद मिंगडो माउंटेन हमारा होगा। जो सुनकर वो सारे के सारे वॉरियर एक ग्रुप बनाकर तीसी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, मगर तभी अचानक मिंगडो माउंटेन के अंदर से एक रेड कलर की लाइट तीसी के साथ निकलते हुए आसमान के अंदर चली गई, जिसके अगले सेकंड ही वहां पर एक अजीब सी रोशनी हो गई थी। वो अजीब सी रोशनी इतनी ज्यादा वाइट थी कि सब लोग उससे दंग रह गए थे। किसी का दिमाग भी इस लाइट को प्रोसेस नहीं कर पाया सिवाय यूहाओ के। वो समझ गया था कि ये खतरनाक है और वो फौरन से अपने सोल बोन स्किल इंस्टेंट शिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते वहां से टेलीपोर्ट करके दूर चला गया। जिस मिनी सेकंड में वहां पर अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट भी हो गया था और एक व्हाइट कलर की एनर्जी वेव चारों तरफ फैल गई। जिस एनर्जी वेव के साथ ही मिंगडो माउंटेन के अंदर हमें एक अजीब सी औरत भी देखने को मिलती है, जिसकी बॉडी की स्किन नहीं थी, सिर्फ उसके ब्लड और बोन दिखाई दे रहे थे और वो इवल्स की तरह हंस रही थी। दूसरी लम्हे हम देखते हैं कि जितने भी सोल सेंट लेवल के वॉरियर्स थे उनका दिल बाहर की तरफ आ गया था और अचानक से मिंगडो माउंटेन ब्लास्ट कर गया। उसके अंदर से कुछ रेड कलर की लावा जैसी चीज निकली जो कि 2 सेकंड के अंदर चारों तरफ फैल गई। इसके बाद क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, बस सिर्फ हमें अगले ही सीन में कुछ हड्डियां देखने को मिलती है और 2 सेकंड बाद जब दूसरी तरफ हम यूहाओ को टेलीपोर्ट करते हुए दूर आकर देखते हैं तो वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जहां वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का टेरिफाइंग पावरफुल अटैक था। जो कहती यूहाओ याद करने लगा कि असल में वो रेड कलर का फ्यूम एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी थी, जिसकी रेंज में जितने भी सोल सेंट लेवल के कल्टीवेटर्स आए उनके स्किन और मसल पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो गई। पीछे की तरफ बची तो सिर्फ हड्डियां और ये सब कुछ सिर्फ मिनी सेकंड के अंदर हुआ। यूहाओ भी बस सिर्फ कुछ ही मिनी सेकंड पहले वहां से टेलीपोर्ट करके यहाँ पर आया। अगर ऐसा ना होता तो यूहाओ जख्मी होने के बजाय कंकाल में बदल चुका होता, इसलिए वो एक डर और खौफ के साथ उस नजारे को देख रहा था
कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है, ये चीज क्या थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टियानमिंग भी फौरन से यूहाओ की बॉडी से बाहर की तरफ आ गया और वो भी इस एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन को देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का डिस्ट्रक्टिव हो रहा था। यूहाओ, अच्छा हुआ कि तुम आधे सेकंड लेट ना हुए, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब भी मारे जाते। यूहाओ भी ये सुनकर अपने मन में कहता है कि ये पहली दफा है जहां मैंने मौत को इतने करीब से महसूस किया। उस वक्त मैंने अपनी डेस्टिनी आई की पावर इस्तेमाल की थी, जिसने चंद लम्हों पहले ही मुझे इस खतरे के बारे में आगाह कर दिया और मैं वहां से टेलीपोर्ट कर पाया, वरना जैसे उन लोगों का हाल हुआ शायद मेरा भी वही हाल हो चुका होता। मगर आखिर वो चीज है क्या जो कि इस वक्त मिंगडू माउंटेन पर रहते उसे प्रोटेक्ट कर रही है। यूहाओ यहाँ पर खुद से ये सवाल कर रहा था, तभी अचानक यूहाओ को मास्टर ज़ियावन की बात याद आई, जिन्होंने यूहाओ से कहा था कि यूहाओ, क्या तुम जानते हो कि सन मून एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गाइडेंस मास्टर का टाइटल किसके पास है। जिस पर यूहाओ ने जवाब दिया कि आप लेजेंडरी 10th लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर की बात कर रहे हो ना, कि आखिर वो टाइटल किसके पास होगा। जिस पर मास्टर ज़ियावन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं एक ट्रू 10 लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर की बात कर रहा हूँ, जिसे गॉड के नाम से जाना जाता है। उसने पिछले 32 साल से सन मून एम्पायर के लिए कई सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गाइडेंस डिवाइस बनाए, मगर उसका सबसे ज्यादा खास सोल गाइडेंस डिवाइस है गॉड ऑफ डेथ, जो कि सिर्फ सन मून एम्पायर में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गाइडेंस डिवाइस होगा। जो सुनकर तो यूहाओ शौक होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह का सोल गाइडेंस डिवाइस है जिसे गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। जिस पर मास्टर ज़ियावन जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस दिन तुम खुद इसे अपनी आंखों से देखोगे समझ जाओगे कि उसे गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी रोशनी सन मून दोनों से ज्यादा होगी और उसकी तबाही जिसे देखा तक ना जा सके। मैं तो बस सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि यूहाओ कभी भी तुम्हारा उससे सामना ना हो। इवन उसी सोल गाइडेंस टूल की वजह से उसके मास्टर को भी डेथ गॉड के नाम से पुकारा जाता है। ये सब याद करते हुए सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर प्रिंसेस जियोजियो उस तबाही को देखते हुए पूरी तरीके से दंग रह गई थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाकी के उसके सोल्जर भी कांप रहे थे, जबकि वो सोल्जर जो कि उस तबाही के सिर्फ शॉक वेव की रेंज में आए थे वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, जो कि अपने साथियों को उठाकर वापस की तरफ लेकर आ रहे थे। यूहाओ भी जख्मी हालत में वापस की तरफ आ रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो स्टारलुआ एम्पायर फिलहाल के लिए हार गया, वो मिंगडू माउंटेन को जाकर भी वापस से हासिल नहीं कर पाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर टियानहुन एम्पायर की इस वक्त क्या सिचुएशन होगी। जो सब कहते हुए यूहाओ ने अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए उस तरफ को स्कैन करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए यूहाओ अपने मन में कहता है कि फिलहाल मैं स्टारलुआ एम्पायर का एक छोटा सा सोल्जर नहीं बन सकता। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मुझे शेक एकेडमी में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। इस वक्त एम्पायर्स कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पोसाइडन पिविलियन ही है जो कि इस जंग के बारे में शायद कुछ कर पाए। ये सब कहते हुए यूहाओ तेजी से शेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यह स्टारलुआ एम्पायर के पैलेस पर आ गया था, जहाँ पर प्रिंसेस जियोजियो और उसके साथी भी मौजूद थे। प्रिंसेस जियोजियो रोते हुए अपने साथियों से कह रही थी कि आज की हार मेरी वजह से हुई, मेरी लापरवाहियों की वजह से मैंने एक ऐसा डिसीजन और टैक्टिक इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मैंने अपनी आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं एम्परर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे इसकी सजा जरूर दे। यहाँ पर प्रिंसेस जियोजियो ये सब कहते हुए सब लोगों से माफी मांग रही थी, जो सुनकर उसके सोल्जर भी फौरन से बो डाउन कर लेते हैं। इवन कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी यहाँ पर बो डाउन करते हुए कह रहा था कि प्रिंसेस आप खुद पर इतना जुल्म ना करें, ये सारी गलती आपकी नहीं हो सकती। आपकी आर्मी का मार्शल मैं हूँ और मैंने भी आपके टैक्टिक्स में हाँ मिलाई थी, इसलिए इस नुकसान की आधी जिम्मेदारी तो मुझे उठानी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जरूरी यह है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करके मालूम करें कि हमें जो इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस मिली थी उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को जानबूझकर ये चारा डाला गया हो। हम कभी भी दोबारा इस तरह की गलती नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो सब सुनकर प्रिंसेस जियोजियो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहती है कि आप खड़े हो जाइए और बताइए कि आपको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। इस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बताता है कि उस इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता है और वो है मेरा बेटा डाइलवोली। इसके बाद डाइलवोली को वहां पर बुलवा लिया जाता है, जहां पर डाइलवोली आते साथ ही फौरन से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को मार्शल कहकर पुकारते उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही सर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक उससे सवाल करता है कि तुम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाए थे बताओ कि आखिर वो तुम्हें किसने दी, तुम्हारे पीछे और कौन है। जो सवाल सुनकर डाइलवोली जवाब देने से हिचकिचा रहा था, वो झूठ बोलते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने खुद मालूम किया। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, सच कहो, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें गद्दार समझा जाएगा। इस पर यहाँ डाइलवोली को बचाने के लिए डाई याओहेन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि फादर हमारा भाई गद्दार नहीं हो सकता, उसने जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी वो बिल्कुल ठीक थी, वहां पर सोल्जर्स की तादाद कम थी और सोल गार्डर्स की ज्यादा। मगर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तो गुस्से में थे। वो डाई याओहेन से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे क्या कहा, क्या तुम भूल चुके हो कि मिलिट्री कैंप में कोई भी फादर या फिर सन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है जनरल और सोल्जर्स। डाई याओहेन ये सुनकर फौरन से माफी मांगते हुए कहता है कि यस मार्शल मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ डाइलवोली भी कहता है कि मार्शल वो इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मुझे जिसने भी दी थी, यकीन मानिए कि उसका हमारी तरफ इरादा बिल्कुल नेक और सच्चा था और उसकी जजमेंट भी काफी एक्यूरेट है। ये सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक समझते हुए डाइलवली से कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझे उसका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो। इस तरह से अगर तुमने उस आदमी के साथ कोई प्रॉमिस भी किया हो तो वो नहीं टूटेगा। सबसे पहला सवाल, क्या उस लड़के के पास स्पिरिचुअल एट्रीब्यूशन वाली स्पिरिट आइज है? जो सवाल सुनकर तो डाइलवली सोचने लगा क्योंकि यूहाओ के पास तो वाकई में स्पिरिट आइज थी। दूसरी तरफ ज़ुयुन भी ये सुनकर थोड़ी सी शॉक हो गई थी क्योंकि वो भी तो जानती थी कि टांगडोंग के पास स्पिरिट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइलवली ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। इसके बाद यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक उससे दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि क्या उस लड़के का कद 6.2 फीट है? जो सुनकर तो डाइलवली सोचने लगा और यूहाओ तो वाकई में 6.2 फीट का है। प्रिंसेस ज्यूजू भी पर्सनली यूहाओ को पहचानती है, इसलिए वो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की बातें सुनते हुए कहती है कि आपकी डिस्क्रिप्शन सुनकर तो ऐसा लगता है कि मैं भी इस इंसान को जानती हूँ। अब यहाँ जब डाइलवली ने दोनों सवालों में हाँ में जवाब दे दिया था, इसलिए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। वो कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, उस इंसान ने 2 बार मेरी जिंदगी बचाई। वो इंसान फिलहाल के लिए कौन है मैं ये नहीं जानता, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। यहाँ जब डाइलवली ने ये सुना कि यूहाओ ने 2 बार उसके फादर की जान बचाई है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा आपने? उसने 2 बार आपकी जान बचाई है? जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक डाइलवली के पास आते हुए उसे खड़ा करके कहता है कि हाँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। वो एक अच्छा इंसान है। जो कहते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने कहानी बताना शुरू कर दी थी कि उसने पहली बार मेरी जान कैसे बचाई और दूसरी बार तो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहाओ पर आ जाता है जो कि वापस से शेक एकेडमी आ चुका था, जहां पर ट्रेन के अंदर से यूहाओ को मिस टांग वुटोंग दिखाई दी और वो अपने वांगडोंग वाले फॉर्म में था। इसलिए यूहाओ फौरन से बाहर की तरफ आते उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, मगर पास आने पर यूहाओ को जानने को मिलता है कि वो वांगडोंग नहीं थी बल्कि वो उसी की तरह दिखने वाला एक और लड़का था जो कि उसके सामने से चला जाता है। ये देखकर यूहाओ अपने मन में टांग वुटोंग को याद करते हुए कह रहा था कि वांगडोंग तुम कहां पर हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जो सब कहते हुए यूहाओ टांग वुटोंग के साथ गुजारी हुई सारी के सारी मेमोरीज याद करने लगता है। साथ ही साथ वो धीरे धीरे से पोसाइडन पेविलियन की तरफ भी बढ़ रहा था, जहां शेक एकेडमी में आने के बाद अचानक से हमें वहां पर एक और खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है जिसकी हम लोगों को शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके बालों का कलर और उसकी अपीयरेंस मिस टांग वुटोंग की तरह दिखाई दे रही थी। इवन कि वो यूहाओ के पास से जब गुजरी तो यूहाओ ने भी कुछ महसूस किया, मगर जब तक यूहाओ पीछे की तरफ देखता है तो मिस टांग वुटोंग वहां पर नहीं होती, इसलिए वो निराश होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद अचानक से यूहाओ को एक बार फिर से अपने सामने मिस टांग वुटोंग दिखाई दी, जिसके अपीयरेंस को तो एक ही नजर में देखते यूहाओ पहचान किया था। उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो ऊंची आवाज में कहता है कि वांगडोंग। यहाँ ये आवाज सुनकर तो मिस टांग वुटोंग भी अपनी जगह पर रुककर पीछे की तरफ पलट गई। यूहाओ देखता है कि बेशक उसका स्टाइल बदल चुका था लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा अभी भी वही है। यूहाओ उसे पहचानती तीसी के साथ उसकी तरफ दौड़ने लगा, जहाँ भागते भागते फौरन से पास आकर वो उसे गले लगा लेता है जैसे कि यूहाओ को उसकी दुनिया मिल चुकी हो। यहाँ यूहाओ तो काफी ज्यादा खुश था, मगर मिस टांग वुटोंग शौक दिखाई दे रही थी। वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए यूहाओ को खुद से दूर धकेल देती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग की बटरफ्लाई विंग्स भी पहले से अपग्रेड हो गई थी। दूसरी तरफ यूहाओ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मिस टांग वुटोंग ने ऐसा क्यों किया होगा। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग फाइटिंग स्टांस में खड़ी हो गई थी। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मुझे गले लगाने की? ये सुनकर तो यूहाओ शौक होते हुए कहता है कि ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। वांगडोंग, मैं हूँ तुम्हारा यूहाओ। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम पता नहीं कौन हो। यूहाओ उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ वांगडोंग, याद आया, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है। अंकल ने मुझे इस बारे में बताया था लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन नहीं था कि सच में तुम मुझे बुला सकती हो। यहाँ पर यूहाओ की बातें सुनते हुए मिस टांग वुटोंग कहती है कि आखिर तुम किस तरह की पागलों वाली बातें कर रहे हो और ये वांगडोंग कौन है? मैं किसी वांगडोंग नाम के इंसान को नहीं जानती। मगर यूहाओ तो अब तक मिस टांग वुटोंग का असली नाम नहीं जानता था। वो तो बस सिर्फ उसे वांगडोंग के नाम से ही जानता था और अक्सर वो उसे डोंगर कहकर पुकारता था। इसलिए यूहाओ को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे। वो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि मैं हूँ यूहाओ और तुम वांगडोंग हो, तुम्हें बस याद नहीं आ रहा। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं वांगडोंग नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि गलती से भी दोबारा मुझे इस नाम से मत पुकारना, मुझे याद रख लो, मैं हूँ टांग वुटोंग। जो सब कहने के बाद मिस टांग वुटोंग फन से अपने बटरफ्लाई विंग्स के साथ वहां से उड़ चली। पीछे की तरफ से यूहाओ ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि इसका मतलब कि अंकल लियो और अंकल टाई ने
बिल्कुल सही कहा था। वांग डोंग के फादर ने उसका इलाज कर दिया है और शायद वो अपनी सारी की सारी मेमोरी सच में खो चुकी है। ये सब कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पोसाइडन पेविलियन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जुआन और बाकी के सारे पोसाइडन पेविलियन के मास्टर पहले से मीटिंग कर रहे थे। टांग सेट की तरफ से मिस्टर बीबी भी वहाँ पर मौजूद था। तभी अचानक यूहो भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही मास्टर जुआन खुश होते हुए कहते हैं कि थैंक गॉड यूहो, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी कुछ ही देर पहले हमें बॉडी सेट के मैसेंजर से एक मैसेज आकर मिला है कि टियानहुन एम्पायर पर सन मून एम्पायर ने हमला बोल दिया। बॉडी सेट को बुरी तरीके से एम्बुश करके चारों तरफ से इवल सोल मास्टर ने घेर लिया है। वो लोग फाइट करने के काबिल भी नहीं बचे, जिस वजह से टियानहुन एम्पायर के कई सारी सिटीज पर ऑलरेडी सन मून एम्पायर ने कब्जा भी कर लिया। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी इसी मैटर के बारे में आप लोगों को रिपोर्ट करने के लिए आया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को मीटिंग हॉल का दिखाया गया, जहाँ पर यूहो बता रहा था कि कैसे सन मून एम्पायर ने डिवीजन टैक्टिक का इस्तेमाल किया। उन लोगों का असली टारगेट टियानहुन एम्पायर था, मगर साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि कैसे उन लोगों ने पहले स्टारलुआ एम्पायर पर हमला करते उन्हें बुरी तरीके से इंजर कर दिया। ये सारी बातें सुनकर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि स्टारलुआ एम्पायर और टियानहुन एम्पायर दोनों ही सन मून एम्पायर के हाथों हार रहे हैं। जिस पर मिस सोंग यून सी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अभी के लिए हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम लोग अपने सोल गाइडेंस टूल को और सारा एडवांस करते हुए स्पीड अप करें। हमारी भी अगर सोल गाइडेंस टूल में डेवलपमेंट अच्छी खासी हो जाएगी तो उसकी वजह से हम लोगों के पास फ्रंट लाइन इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाएगी और हम लोग अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। इस बात पर तो मास्टर यान भी एग्री करता था और वो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस वक्त हम लोगों को अपने सोल गाइडेंस टूल्स पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को आगे की तरफ लेकर जा सके। टांग सेट तो पहले से इस मिशन पर काम कर रहा है। इस तरीके से हम लोग अपने शेक एकेडमी के खुद की सोल गाइडेंस लीजन को क्रिएट कर पाएंगे, जो कि सोल गाइडेंस टूल के साथ लहर से एक बड़ी सी पावरफुल आर्मी होगी। जिस पर मिस काई भी जवाब देते हुए कहती है कि मास्टर यान ने बिल्कुल सही कहा, तब तक मैं शेक सिटी की डिफेंस मिलिट्री को भी ट्रेनिंग देते हुए उन्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, ताकि वक्त आने पर जब जरूरत पड़े तो हम उन्हें सोल गाइडेंस के साथ इक्विप करते हुए फ्रंट लाइन पर भेज सके। ये प्लान मास्टर जुआन को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। मिस्टर बेबी, तुम ये बताओ कि टांग सेट के पास इस वक्त कितने सारे सोल गाइडेंस मौजूद होंगे, अपनी आर्मी के बारे में रिपोर्ट करो। जिस पर मिस्टर बेबी रिपोर्ट करते हुए कहता है कि हमारे टांग सेट के पास 500 सोल गाइडेंस मास्टर्स है, जो कि कई तरह के एडवांस सोल गाइडेंस टूल से इक्विप्ड होंगे, जैसे कि अल्टेरन, सेल्फ प्रोपेल्ड कैनन या फिर साथ ही साथ ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल्स। इन ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल के अंदर लॉजिस्टिक सप्लाई और साथ ही साथ डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स भी इक्विप्ड है, जो कि इन्हें जंग के मैदान में और सारा बेहतर बनाएंगे। ये सब सुनकर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि शाबाश, अब से हम तुम्हारे इन सोल्जर्स को टांग सेट सोल गाइडेंस लीजन के नाम से पुकारेंगे। इस टाइटल पर तो यूहो और मिस्टर बीबी दोनों ही काफी सारा खुश हो गए और वो मास्टर जुआन का शुक्रिया अदा करने लगे। इसके बाद दूसरी तरफ मास्टर जुआन ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस वक्त हमारे जितने भी सोल एम्परर लेवल के वॉरियर्स हैं उन्हें सिटी गेट्स को डिफेंस करने पर लगा दो। मास्टर टियान, मास्टर यान और मास्टर काई, ये तुम तीनों की जिम्मेदारी होगी, जिस पर तो वो तीनों एग्री हो गए थे। जिसके बाद मास्टर जुआन यूहो से कहता है कि यूहो, तुम्हें भी जल्दी फ्रंट लाइन में वापस जाना होगा, क्योंकि हमारी एकेडमी के तुम वो इकलौते एक्सट्रीम लिमिट इंडिविजुअल हो जिसे फुली ट्रेन कर दिया गया है। तुम्हारी एबिलिटीज की बराबरी करने वाला फिलहाल हमारे पास कोई भी नहीं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहे। मास्टर जुआन उसके ये जवाब सुनकर उससे वार्न करते हुए कहता है, लेकिन यूहो, अपने और अपने साथियों का ख्याल रखना, क्योंकि गॉड ऑफ डेथ रे सोल गाइडेंस टूल काफी सारा डेंजरस है। अगर उससे मैं भी हिट हो गया तो शायद मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाऊंगा। साथ ही वो यूहो से ये भी कहता है कि अगर यूहो, तुम्हें कोई मौका मिले कि तुम गॉड ऑफ डेथ रे को इन्वेस्टिगेट कर सको तो उसके बारे में जरूर पता लगाना। क्या पता हम भी फिर इस तरह के सोल गाइडेंस टूल को बना ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तीनों एम्पायर को बहुत सारी जानों का नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ ये सब कहने के बाद मिस सोंग यून से यहाँ पर यूहो से कहती है कि तुम्हारे साथ जू सेंशी, मिस जियांगनेन और साथ ही साथ टांग वुटोंग भी जाएगी। ये तीनों तो लाजमी है। इनके अलावा भी तुम तीन अपनी मर्जी के और कैंडिडेट चूज कर सकते हो जो कि इस मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। और तुम जो स्टारलुआ एम्पायर में एक ऑर्डिनरी सोल्जर बनने की कोशिश कर रहे हो तो उस रेपुटेशन को भी खराब नहीं किया जाएगा। हमारी शेक एकेडमी से एक लेटर वहां पर भिजवा दिया जाएगा, जिस लेटर की वजह से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तुम पर सवाल ना करे। यहाँ यूहो तो मिस सोंग यून सी की मुझसे टांग वुटोंग का नाम सुनकर सरप्राइज हो गया था, जिस पर मास्टर जुआन बताता है कि वो हमारी शेक मॉनिटरिंग टीम की एक मेंबर है, जिसने हाल ही में हमारे एकेडमी को ज्वाइन किया। जू सेंशी और मिस जियांगनेन दोनों ही उसकी एग्जामिनर होंगे, इसलिए वो तुम्हारे साथ जाएगी। और हाँ, मैं यूहो जानता हूँ कि उससे पास में तुम्हारा एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। जिस पर यूहो ने भी हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ मास्टर जुआन यूहो से कहता है कि उससे अच्छे से मिलना और अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि यूहो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें दोबारा से सब कुछ उसके साथ शुरू से शुरू करना होगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।